ये बात सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर के 3,400 किलोमीटर से ज्यादा स्ट्रेच पर एक भी ऑफिशियली मार्क बाउंड्री लाइन नहीं है। सोच के देखिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स जिनके पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्मीज हैं, उनके बीच एक अनडिफाइंड लाइन है जहां कभी भी वॉर शुरू हो सकती है, सिर्फ एक पत्थर या टेंट के पोल की वजह से। यही तो है दुनिया का सबसे डेंजरस बॉर्डर, जहां पीस भी एक इल्यूजन है। द बिगिनिंग ऑफ अ कोल्ड बॉर्डर वॉर। इमेजिन कीजिए, हिमालय के बीच एक जगह है जहां ना मोबाइल नेटवर्क है ना नेटफ्लिक्स, सिर्फ -डिग्री टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी और दो न्यूक्लियर पावर्स के सोल्जर्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं, सिर्फ 20 फीट की डिस्टेंस पर। और कभी कभी बस एक पत्थर या टेंट का पोल एक मिनी वॉर की वजह बन जाता है। वेलकम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट और कोल्डेस्ट फेस ऑफ इंडिया वीएस चाइना। ये कहानी सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं है, ये कहानी है ट्रस्ट, बिट्रेयल और स्ट्रैटेजी की, जिसका असर पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिक्स पर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर इंडिया और चीन, जो कभी हिंदी चीनी भाई भाई कहलाते थे, अब हाई आल्टीट्यूड राइवल्स कैसे बन गए? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ की पूरी कहानी, फ्रॉम डोकलम टू तवांग। कैसे एक छोटा सा प्लेटो भूटान के अंदर ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का बैटलफील्ड बन गया, और कैसे आज भी हिमालयस के बीच दोनों देश एक साइलेंट वॉर लड़ रहे हैं। चैप्टर 1, फ्रेंडशिप दैट नेवर लास्टेड, 1947 से 1962। 1947 में जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस हासिल की, तब चाइना भी एक नए युग में कदम रख रहा था। 1949 में माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म दिया, और दोनों नए एशियन जायंट्स एक नए सपने के साथ उभर रहे थे, एशिया फॉर एशियंस। उस वक्त स्लोगन्स गूंज रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई, दो देश जिनके पास कॉलोनियल स्ट्रगल का दर्द कॉमन था, और जिनके लीडर्स नेहरू और झो एनलाई एक नए एरा के सिंबल बन रहे थे। पर इस भाईचारे के नीचे एक बाउंड्री लाइन छुपी थी, एक ऐसी लाइन जिसका नाम था मैकमहन लाइन। ये लाइन ब्रिटिशर्स ने 1914 में ड्रॉ की थी, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच। प्रॉब्लम ये थी, चाइना ने कभी इसे ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया। उनके हिसाब से तवांग और अरुणाचल प्रदेश उनके हिस्से थे, जबकि इंडिया के हिसाब से ये उनका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। अगले कुछ सालों में ये छोटी सी डिसएग्रीमेंट टेरिटोरियल ईगो में बदल गई। 1950 में जब चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया, इंडिया अचानक एक नए नेबर के सामने आ गया, एक पीसफुल तिब्बत की जगह, एक असर्टिव चाइना। लेकिन इंडिया ने तब भी शांति चुनी। नेहरू ने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन अग्रेशन, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जैसे लॉफ्टी आइडियल्स के साथ। मगर चाइना ने इसे एक स्ट्रेटेजिक पॉज के रूप में लिया। चैप्टर 2, द ग्रेट हिमालयन बिट्रेयल, 1962। 1950 के अंत तक स्थिति गर्म होने लगी। चीन ने अपने मैप्स में अक्साई चीन को अपने हिस्से में दिखाना शुरू किया, एक रीजन जहां से उन्होंने तिब्बत को शिनजियांग से जोड़ने के लिए हाईवे बना दिया। इंडिया ने अपोज किया, पर चाइना चुपचाप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता रहा। 1962 में सब पेशेंस खत्म हो गया। अक्टूबर 1962 चाइना ने सडन मिलिट्री अटैक लॉन्च किया अक्रॉस लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज का अरुणाचल प्रदेश। ये वॉर एक शॉक था इंडिया के लिए। चाइना के सोल्जर्स हाई ऑल्टीट्यूड पर ट्रेन थे, बेटर इक्विप्ड, और इंडिया अनप्रिपेयर्ड। सिर्फ एक महीने में इंडिया ने हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स खोए, और चाइना ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया ओवर अक्साई चीन। दिसंबर 1962 तक चाइना ने यूनिलैटरल सीजफायर अनाउंस कर दिया और अपने ट्रूप्स वापस ले गया, बट नॉट बिफोर रीड्रॉइंग द साइकोलॉजिकल मैप ऑफ साउथ एशिया। इस वॉर ने एक चीज क्लियर कर दी, ट्रस्ट इज टेम्पररी, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इज परमानेंट। चैप्टर 3, अ कोल्ड पीस, 1970s से 1990s। वॉर के बाद दोनों देशों के बीच एक गहरी डिप्लोमेटिक साइलेंस छा गई। 1967 में सिक्किम बॉर्डर पर फिर एक डेडली क्लैश हुआ, नाथुला और चोला, जहां इंडियन आर्मी ने चाइनीज ट्रूप्स को हैवी कैजुअल्टीज दी। लेकिन उसके बाद एक टेंस काम आया। दोनों देश अपनी इंटरनल चैलेंजेस में व्यस्त हो गए। इंडिया इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल फेज में, और चाइना कल्चरल रेवोल्यूशन और माउस पॉलिटिक्स में। 1980 तक ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बदल चुका था। चाइना ओपन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा था, डेंग शॉपिंग रिफॉर्म्स, और इंडिया भी धीरे धीरे लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहा था। 1988 में राजीव गांधी ने बीजिंग विजिट किया, एक हिस्टोरिकल विजिट जिससे रिलेशंस थोड़ा थॉ हुए। बॉर्डर टॉक शुरू हुए, अग्रीमेंट साइन हुए, पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करने के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ भी थी, डिमार्केशन। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एक वेग कॉन्सेप्ट था। कहीं ग्राउंड पर कोऑर्डिनेट्स क्लियर नहीं थे। रिजल्ट, हर साल पेट्रोलिंग फेस ऑफ्स होने लगे। चैप्टर 4, द न्यू सेंचुरी, ओल्ड राइवलरी, 2000 से 2016। 21st सेंचुरी आया, ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड और कनेक्टिविटी का जमाना। इंडिया और चाइना दोनों तेजी से ग्रो कर रहे थे, ट्रेड के नंबर्स बढ़े, पर ट्रस्ट डेफिसिट भी साथ बढ़ता गया। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI अनाउंस किया, और इंडिया ने इसे सॉवरेंटी थ्रेट के रूप में देखा, स्पेशली CPEC,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए। ये कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, जो इंडिया के लिए अनएक्सेप्टेबल था। दूसरी तरफ चाइना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था LAC के पास, रोड्स, हेलीपैड्स, बंकर्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, एक साइलेंट मिलिट्री बिल्डअप। इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू प्रोजेक्ट शुरू किए, एयरफील्ड्स मॉडर्नाइज हुए, पेट्रोल स्ट्रॉन्गर हुए, लेकिन स्थिति तब भी वॉलेटाइल थी। 2013 में डीपसंग इंट्रूजन, 2014 में चुमार इंसिडेंट और 2015 से 16 में अरुणाचल के पास मल्टीपल स्टैंड ऑफ्स। एक तरफ हैंडशेक डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ हाई एल्टीट्यूड टेंशन, और फिर 2017 में भूटान के छोटे से प्लेटो डोकलम ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। चैप्टर 5, डोकलम, द स्पार्क ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर। डोकलम एक छोटा प्लेटो है भूटान के अंदर, लेकिन इंडिया के स्ट्रेटेजिक रेडार पर। क्यों? क्योंकि डोकलम प्लेटो के पास ही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन्स नेक कहते हैं। यही नैरो स्ट्रिप इंडिया के मेनलैंड को कनेक्ट करती है नॉर्थ ईस्ट से। अगर चाइना ने यहाँ अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया तो भारत का पूरा नॉर्थ ईस्ट वल्नरेबल हो सकता था। जून 2017 चाइनीज ट्रूप्स भूटानीज टेरिटरी में रोड कंस्ट्रक्शन करने लगे। भूटान ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन चाइना ने इग्नोर किया। तब इंडिया ने इंटरवीन किया एज पर इट्स सिक्योरिटी ट्रीटी विद भूटान। इंडियन सोल्जर्स ने फिजिकली चाइनीज कंस्ट्रक्शन क्रूज को ब्लॉक कर दिया। 2 महीने तक दोनों साइड के 300 से 400 सोल्जर्स एक दूसरे के सामने खड़े रहे, बिना एक भी गोली चलाए, लेकिन शेयर साइकोलॉजिकल प्रेशर के साथ। वीडियोस वायरल हुए जहां सोल्जर्स पुश कर रहे थे, टेंट्स तोड़ रहे थे, स्लोगन्स चिल्ला रहे थे। ये स्टैंड ऑफ 73 दिन चला। चाइना ने एग्रेसिव रेटोरिक यूज किया, इंडिया शुड लर्न फ्रॉम 1962, लेकिन इंडिया ने काम और फर्म रिस्पॉन्स दिया। नो गोइंग बैक, नो गिविंग अप। अगस्त 2017 दोनों देशों ने म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट अनाउंस किया। चाइना ने रोड कंस्ट्रक्शन रोक दिया, लेकिन ट्रस्ट की नींव फिर से हिल गई। डोकलम ने एक क्लियर मैसेज दिया, इंडिया इज नो लॉन्गर द 1962 इंडिया, और चाइना के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग था। इंडिया विल प्रोटेक्ट एवरी इंच ऑफ इट्स इंटरेस्ट। चैप्टर 6, अ क्लिफ हैंगर इन द हिमालयाज। डोकलाम के बाद सरफेस काम जरूर आई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी थी। सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया चाइना ने आसपास के इलाकों में बंकर्स और बैरिक्स बनाना शुरू कर दिया। इंडिया ने भी रोड्स और पोस्ट स्ट्रेंथन किए। दोनों साइड्स अब एक लॉन्ग टर्म डिफेंसिव मोड में आ गई थी। अ कोल्ड बॉर्डर वॉर, साइलेंट, हाई एल्टीट्यूड एंड साइकोलॉजिकल। और जैसे हर जियोपॉलिटिकल कहानी में होता है, एक काम फेस के बाद स्टॉर्म जरूर आता है। 2017 के बाद कुछ साल शांत रहे, पर 2020 में एक रात गलवान वैली की बर्फ में ये साइलेंट वॉर एक डेडली क्लैश में बदल गया। लेकिन गलवान तक पहुंचने से पहले एक और सवाल, क्या डोकलम एक आइसोलेटेड इंसिडेंट था, या ये एक लार्जर चाइनीज स्ट्रैटेजी का हिस्सा था जिसका नेक्स्ट टारगेट तवांग बनने वाला था? दोस्तों, ये तो सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा था, डोकलम तक का सफर। अगली वीडियो में हम देखेंगे कैसे 2020 के गलवान क्लैश ने पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन बदल दी, और क्यों तवांग आज इंडिया चाइना बॉर्डर का सबसे डेंजरस फ्लैश पॉइंट बन गया है। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि कैसे मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स भी ग्लोबल पीस को शेप करते हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिए। क्या इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच परमानेंट शांति संभव है? लिंक एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा।